चोर दरवाजे पे वो देखिए भाई जी। हेलो, नीचे वाल वो जो आगे गोल गोल पानी हिला देखिए है, पानी में एकदम कलर टीवी की तरह। इसका चैनल गेट है, वो राइट हैंड में सफेद रंग का डस्टबिन रखा है ना, चिड़िया देखिए, चिड़िया का भी कलर है। गेट पे ऐसे ही जो आदमी बाहर एंटर करते उनका कपड़े का कलर डिजाइन इस पानी में नजर आता है, लेकिन बाहर का कोई दुश्मन इस समय आपको नहीं देख पाएगा ना। अभी बाहर आप खड़े थे तो आपको कुछ नहीं दिखा था बाहर। ये उस टाइम का कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा ना, गेट दिखता सब है। नवाब साहब ने अपने वजीरों से संदेशा भिजवाया उन सभी घरानों में कि आपको अगर अपनी पर्दादारी का डर है तो आप रात के अंधेरे में काम करने आइए। नवाब साहब ने उनको ये भी सहूलियत दी कि क्योंकि आपको इमारत के मरम्मत निर्माण का काम नहीं आता है, आप कारीगर नहीं हैं, तो आप सिर्फ इतना करिए, रात के अंधेरे में आइए और दिन में, पूरे दिन में जो भी मजदूर काम कर रहे हैं, जितनी इमारत का हिस्सा बना रहे हैं, उसमें से जो हिस्सा आपको पसंद ना आता हो उसको गिरा दीजिए, हम उसी को आपकी मजदूरी मान के आपको मेहनताना दे देंगे। किसी भी शहर की तासीर बसी होती है वहाँ के रहने वालों के खान पान, उनकी ज़बान और वहाँ की इमारतों में। अगर आगरा की पहचान ताजमहल है, मुंबई की पहचान सीएसटी स्टेशन और जयपुर की हवा महल, तो लखनऊ की पहचान बेशक है मेरे पीछे बना ये रूमी दरवाज़ा। दोस्तों, रूमी दरवाजे से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है बड़ा इमामबाड़ा, जिसे आसिफी इमामबाड़ा भी कहते हैं, जो कि मशहूर है पूरी दुनिया में अपने अंदर गुम कर देने वाली भूल भुलैया के लिए। आइए साथ बने रहिए, आगे चलते हैं, बड़ा इमामबाड़ा घुमाते हैं आपको। दोस्तों, ये है इमामबाड़े के अंदर बनी मस्जिद। इसका निर्माण भी नवाब आसिफुद्दौला ने ही कराया था और ये है भूल भुलैया यानी कि बड़े इमामबाड़े के अंदर का नज़ारा। राम नाम जब निकसन लागे, राम नाम जब निकसन लागे, उलट गई दोनों पुतरिया। दोस्तों, इमामबाड़े की इन 15 फीट चौड़ी दीवारों, 330 फीट लंबे गलियारे और 2.5 फीट चौड़े रास्तों ने संभाल रखा है वज़न। बिना किसी सहारे के टिकी एशिया की इस सबसे बड़ी छत का। हॉल में एक कतार में लगे ये शीशे, कभी इनके सामने मोमबत्तियाँ जलाई जाती थीं और ये पूरा हॉल पीली रोशनी में नहा उठता था। नवाब आसिफुद्दौला के बनवाए इस इमामबाड़े पर एक 2 मंजिली छत है। हम पहुंच चुके हैं पहली मंजिल पर। आइए कहीं इत्मीनान से बैठते हैं और दास्तान सुनाते हैं आपको इस इमामबाड़े के बनने की। तो दोस्तों, साल था 1784। उत्तर भारत जूझ रहा था उस सदी के सबसे बड़े अकाल से। नौबत यह आ गई कि गरीब तबका तो एक तरफ, अमीर अमीर नामी घराने के लोग भी मुफलसी में जीने के लिए मजबूर हो गए। जब नौबत भुखमरी पर आई तो नवाब साहब के वज़ीरों ने उनको सलाह दी कि नवाब साहब, अब गरीब रियाया मारी जाएगी, ख़जाने खुलवाइए, गरीबों को अनाज और पैसे दीजिए सरकारी खजाने से। लेकिन भाई नवाब साहब तो नवाब साहब थे। नवाब साहब ने कहा ना, मुफ्त में बांटूंगा तो रियाया हो जाएगी मुफ्तखोर, मैं तो काम के बदले पैसे दूंगा। तो अब काम कहाँ से पैदा किया जाए? तो नवाब साहब ने हिंदुस्तान की सबसे पहली मनरेगा योजना शुरू करी। उन्होंने कहा कि एक इमामबाड़ा बनवाएंगे हम,
जिसको भी पैसे की अनाज की ज़रूरत है आए काम करे, काम के बदले पैसा ले और अपना जीवन यापन करे। ठीक है भाई, इमामबाड़ा बनेगा, लेकिन इमामबाड़ा बनेगा कैसा? भाई नवाब साहब हैं, उनकी अपनी फरमाइश है। उन्होंने कहा मुझे एशिया का सबसे बड़ा हॉल चाहिए अपने इमामबाड़े में, लेकिन शर्त ये रखी कि उस सबसे बड़े हॉल में एक भी धरन यानी बिम नहीं होनी चाहिए, सरिया नहीं होनी चाहिए, कोई लकड़ी का लट्ठा यूज़ नहीं किया जाएगा। ये सारे वास्तुकार परेशान। जब कुछ नतीजा नहीं निकला तो नवाब साहब के वज़ीरों ने पूरे हिंदुस्तान के वास्तुकारों को पत्र लिखे, उन्हें नवाब साहब की शर्त और उनकी ख्वाहिश के बारे में बताया। बहुतेरे वास्तुकारों ने अपने डिज़ाइन नवाब साहब के सामने दिखाए, लेकिन किसी का डिज़ाइन पसंद नहीं किया गया। अंत में दिल्ली के एक वास्तुकार थे किफ़ायतुल्लाह, उनका डिज़ाइन पहली नज़र में नवाब साहब को पसंद आ गया। किफ़ायतुल्लाह ने जो प्रस्ताव रखा था वो ये था कि इतनी बड़ी छत को बिना धरन या सरिया के बनाने के लिए हम इसको खोखला बनाएंगे और धान की भूसी, जिसे धन्नी कहते हैं, उससे बनाएंगे। इसी के साथ साथ क्योंकि जिस इलाके में ये इमामबाड़ा बनाया जाना था वो दलदली ज़मीन थी, तो उसके लिए किफ़ायतुल्लाह ने ये सुझाव रखा कि हम इसमें 489 गुंबदनुमा दरवाजे बनाएंगे और वो सभी दरवाजे इस तरह से बनाए जाएंगे कि उनका गुंबदाकार आकार जो है वो छत के वज़न को सहन कर लेगा। डिज़ाइन भी पसंद आ गया, काम शुरू हुआ। अब कोई बाहर से तो कारीगर आने नहीं थे, काम करना था लखनऊ की जनता को। हफ्ते भर काम चला। हफ्ते भर के बाद नवाब साहब को ये पता चलता है कि जो गरीब तबका है, ज़रूरतमंद लोग हैं, वो काम पर तो आ रहे हैं, लेकिन जो नामी घराने के लोग हैं वो अपनी पर्दादारी, इज्जत जाने के डर से गरीब जनता के साथ काम करने नहीं आ रहे। गरीब तो वो भी हो गए थे, उनको भी पैसों की ज़रूरत थी। तो नवाब साहब ने अपने वज़ीरों से संदेशा भिजवाया उन सभी घरानों में कि आपको अगर अपनी पर्दादारी का डर है तो आप रात के अंधेरे में काम करने आइए। नवाब साहब ने उनको ये भी सहूलियत दी कि क्योंकि आपको इमारत के मरम्मत निर्माण का काम नहीं आता है, आप कारीगर नहीं हैं, तो आप सिर्फ इतना करिए, रात के अंधेरे में आइए और दिन में, पूरे दिन में जो भी मजदूर काम कर रहे हैं, जितनी इमारत का हिस्सा बना रहे हैं, उसमें से जो हिस्सा आपको पसंद ना आता हो उसको गिरा दीजिए, हम उसी को आपकी मजदूरी मान के आपको मेहनताना दे देंगे। काम चलता रहा। दिन में मजदूर आते, इमारत का एक हिस्सा बनाते, इमामबाड़े का एक हिस्सा बनाते। रात में कुछ नामी लोग आते, अंधेरे में जो हिस्सा समझ में ना आता उसको गिरा देते। दोस्तों, वो अकाल चला करीब 10 सालों तक, और 10 सालों तक ही ये इमामबाड़ा बनता और उजड़ता रहा। 10 सालों बाद जब ये इमामबाड़ा बन के तैयार हुआ तो ना चाहते हुए भी, क्योंकि दिन में ये बनता था और रात में इसको उजाड़ दिया जाता था, तो रास्तों की एक भूल भुलैया बनकर तैयार हो गई। इसमें कुल 489 दरवाजे थे, जिनसे कुल 1024 तरीकों से छत पे जाया जा सकता था। तो दोस्तों, कहानी तो आपने सुन ली। आपको बताता हूँ इसको बनाने की लागत क्या आई। दोस्तों, उस ज़माने में जब नवाब आसिफउद्दौला ने इसको बनवाया, 1784 में इसको शुरू किया, 10 साल लगे बनने में। उस समय इसकी लागत आई थी करीब 10 लाख रुपए, और ये लागत उस समय के हिसाब से भी काफ़ी कम थी। कारण था इसका कि जो बनाने वाले कारीगर थे वो गरीब जनता ही थी यहाँ की, कोई ईरान या किसी दूसरे मुल्क से नहीं आए थे वो इसको बनाने के लिए। हो सकता है आप कहें कि 1784 में 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी, तो इसका कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूँ एक दूसरी इमारत से, इतिहास की। हालांकि कंपैरिजन सही नहीं होगा, क्योंकि मैं इसका कंपैरिजन आपको करके बताता हूँ ताजमहल से। ताजमहल इस भूल भुलैया से भी 100 साल से ज़्यादा पहले बना था, और उस समय ताजमहल को बनाने में जो लागत आई थी वो थी 3 करोड़ 20 लाख रुपए। भूल भुलैया से 100 साल पहले बना था, तब भी वो 3 करोड़ से ज़्यादा लागत में बना, और 100 साल बाद जब ये भूल भुलैया बनी तो ये 10 लाख रुपए में बन के तैयार हो गई थी। बने रहिए दोस्तों। बेस्ट टाइम है घूमने के लिए जाड़े की गुनगुनी धूप, क्योंकि जूते चप्पल बाहर उतार के आना होता है। हल्की धूप हो, जूते बाहर उतारिए, भूल भुलैया की छत पे घूमिए, मज़ा आएगा। 50 रुपये पर हेड का टिकट है, टिकट लीजिए, बाहर गाड़ी की पार्किंग है, पार्क कर दीजिए गाड़ी अपनी, अंदर आइए, अंदर गाइड अवेलेबल है, पूरी भूल भुलैया घुमाते हैं, भूल भुलैया के बारे में बताते हैं। और इतिहास तो हमने खुद ही घोल के पिया हुआ है, तो हमने गाइड नहीं किया, हम खुद ही चले आए, रास्ते ढूंढ रहे हैं, और कोई बहुत
मुश्किल नहीं है यहाँ रास्ते ढूंढना, क्योंकि कई बार पहले भी हम आ चुके हैं। नीचे वाली छत से ऊपर आ गए और एक रास्ता अंकुर ने ढूंढ लिया था। हम देख रहे हैं आखिर ले कहाँ जाता है, ये देखते हैं। आ जाओ आ जाओ। दोस्तों जैसा कहा था मैंने, किसी कुशल कारीगर का काम तो नहीं लगा। इधर से लाए, इधर भी बंद, इधर भी बंद। यहाँ करना क्या है? शायद अनाज का गोदाम रहा होगा। आइए बाहर निकलते हैं। दोस्तों ये था नीचे की छत थी। हम बालकनी में हैं इस समय और ऊपर भूल भुलैया की छत है। अब रास्ता ढूंढ रहे हैं हम, ऊपर ले चलते हैं। आइए दोस्तों, मिल गया रास्ता। आखिरकार ढूंढ लिया हमने। आइए तो दोस्तों आ गए हैं भूल भुलैया की छत पे और अमेजिंग व्यू है। ठंडा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है एकदम नवाब साहब जैसा फील हो रहा है अभी तो। दोस्तों अवध में जिन नवाबों का शासन, जिस साम्राज्य की शुरुआत करी थी 1724 में नवाब सादत खान ने, वो रहा 1856 तक। 1856 में अवध के नवाब होते थे नवाब वाजिद अली शाह। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ज़ोरों में थी हिंदुस्तान में, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का लालच हद से गुजर गया तो उन्होंने कहा कि अब तो राज्य हमें राज करना है, हमें अपने हाथों में शासन चाहिए। उन्होंने अवध को घेर लिया। अवध पे इल्ज़ाम लगाया गया बद इंतज़ामी का। बद इंतज़ामी मतलब यहाँ चोरी चकारी है और शासन ठीक नहीं है। उन्होंने घिराव किया अवध का और नवाब को कैद किया। नवाब को कैद करके कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया। नवाब साहब गिरफ्तार किए गए अपने बेडरूम में, अपने बिस्तर पर। लोगों का कहना था कि जब ये सूचना मिल चुकी थी कि सैनिक उन्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं, वो निकल सकते थे, निकले क्यों नहीं? तो इसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। लोगों का ये कहना है, कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि नवाब साहब उठ के जाना तो चाहते थे कि गिरफ्तारी से बच सकें, लेकिन जो कारिंदा, जो नौकर उनको नवाब साहब को उनके जूते पहनाता, जिस जूते को पहन के वो बिस्तर से नीचे उतरते, वो कारिंदा उस दिन नहीं था महल में। वो नौकर ही नहीं आया था जो उनको जूते पहनाता। तो नवाब साहब ने गिरफ्तार होना कबूल समझा, लेकिन अपनी शान के खिलाफ बिना जूते पहने बिस्तर से नीचे उतरना कबूल नहीं किया। तो दोस्तों इमाम बाड़े के बगीचे में ही बनी है एक बावली, जिसके बारे में मशहूर है कि नवाब साहब का खजाना दफन है उसमें। आइए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों आ गए हैं हम नवाब साहब के खजाने पे, मतलब उनकी बावली पे। बावली और कुछ नहीं, बस एक सीढ़ीदार कुआं है, जहाँ पे मशहूर है कि जब नवाब साहब ने अपनी राजधानी शिफ्ट करी फैज़ाबाद से लखनऊ, तो वहाँ पर उन्होंने अपने खजाने का कुछ हिस्सा और उसकी चाबी छुपाई थी। अभी भी खजाना खोजी कुछ ऐसे प्रेमी हैं जो आते हैं, उनका कहना है कि अभी भी कभी कभी सिक्कों से भरे हुए डेग इस कुएँ में नज़र आ जाते हैं। आइए हम भी देखते हैं, शायद कुछ नज़र आ जाए। दोस्तों ये उस समय की कारीगरी है जब ज़्यादातर बावलियाँ ऐसी बनती थी। आपको याद आएगा पीके मूवी का वो सीन, जब आमिर खान परेशान होकर ऐसी एक बावली में दिल्ली में बैठा था। हम लखनऊ में हैं, लेकिन मज़ा आपको पीके मूवी का यहीं पे मिलेगा। तो बावली के अंदर आ गए और इस चैनल के अंदर जो आप पानी भरा देख रहे हैं, लोगों का कहना है पुराने ज़माने का CCTV है, क्योंकि इस बावली के खास हिस्से में जब आप खड़े होकर इस पानी में देखते हैं तो गेट पे कौन आया है आप उसको देख सकते हैं। मदद लेते हैं, गाइड की डिटेल में बताएगा। वैसे कहना यह है कि उस समय अंग्रेज़ों की जो पोशाक होती थी लाल कलर की होती थी, और क्योंकि इस पानी में हमें रंगीन चित्र नज़र आ जाता था, तो पता चल जाता था कि गेट पे दुश्मन आया है या दोस्त आया है। तो
खजाने को छुपाने के लिए ऐसी अच्छी जगह तो हो नहीं सकती थी, और शायद खजाने की कहानियाँ भी सच्ची हों। अब आसिफुद्दौला ने पहले इस बिल्डिंग को बनाया, इसके बाद में भूल भुलैया बनाया। ये सन 1771 में शुरू हुई है बनना, और 1780 में तैयार हुआ। 9 साल में बना है ना, 9 साल। इसमें कोई सीमेंट या सरिया नहीं है। इसका बनावट का मटेरियल है गुड़, गोंद, उड़द की दाल, सिंगाड़े, काटा, चूना, सुर्खी सहित ये सब चीजों से बना है। सीमेंट नहीं है ना, उस टाइम ये पतली वाली ईंट है, सब लकौड़ी ईंट बोलते हैं, लकौड़ी। इसमें चूना, सुर्खी, उड़द की दालें हैं, सीमेंट नहीं है। अब आप वहां चल रहे हैं जहां पानी में सब बाहर के लोग दिखेंगे ना, कलर टीवी की तरह पानी में। अब ये बिल्डिंग शहर के लेवल से 60 फीट गहराई में बना है। इस वक्त हम लोग 60 फीट नीचे गहरे में जा रहे हैं जमीन के अंदर, क्योंकि ये बिल्डिंग स्लोप में बना है ना, स्लोपिंग है। ये धीरे धीरे ढाल के नीचे है, आप ढलान में। ये है नवाब साहब का चोर दरवाजा। इधर से आइए सर, चोर दरवाजे पे वो देखिए भाई जी, हेलो, नीचे वाल वो जो आगे गोल गोल पानी हिला देखिए है, पानी में एकदम कलर टीवी की तरह। इसका चैनल गेट है, वो राइट हैंड में सफेद रंग का डस्टबिन रखा है ना, चिड़िया देखिए, चिड़िया का भी कलर है। गेट पे ऐसे ही जो आदमी बाहर एंटर करते उनका कपड़े का कलर डिजाइन इस पानी में नजर आता है, लेकिन बाहर का कोई दुश्मन इस समय आपको नहीं देख पाएगा ना। अभी बाहर आप खड़े थे तो आपको कुछ नहीं दिखाता बाहर। ये उस टाइम का कैमरा है, CCTV कैमरा ना, गेट दिखता है सब है। ये है टेक्नोलॉजी। इसका फोटो इधर 15 सीढ़ी है सर बचा के, और इधर कुआं है। इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं, ये मिट्टी से भर गया है ना, ब्लॉक है। ये मेन शाही बौली है, बौली को हिंदी में कुआं कहा जाता है ना, कुआं। इस कुएं की कहानी ये है कि आज से 210 वर्ष पहले नवाब का एक नौकर थे मेवालाल खजांची। अंग्रेज लोग मेवालाल से नवाब का खजाने की चाबी और नक्शा हथियाना चाह रहे थे, पर मेवालाल नक्शा चाबी लेके इस कुएं में कूद गए। उनकी लाश नहीं मिली, क्योंकि ये कुआं उस टाइम 265 फीट गहरा था, और गोमती नदी से इस कुएं का कनेक्शन था। ये सारा पानी इसका गोमती नदी का आता है ना, सब गोमती से पानी। और इस कुएं के नीचे ही नवाब की अंडरग्राउंड सुरंग बनी है, फैजाबाद आगरे की, जो अंदर सब दलदल से धस गई है ना सुरंग। अंदर ही अंदर सुरंग के रास्ते थे फैजाबाद से आगरे तक जाने के। अब अंग्रेजों को नवाब के खजाने का पता इसीलिए नहीं चला कि पूरा राज नक्शे में बना था ना, नक्शे में। ये जो छोटे छोटे दर हैं, ये इंजीनियर ने इसलिए छोटा बनाया कि आप अपना अदब से निकल के चले जाए, मतलब सब लोग सर झुका दिया है। ये नवाबों का शहर है ना, कि अपना अदब से आइए सर बचा के। अब जैसे कि अभी आप सर बिल्डिंग देखने में आपको टाइम लगा था ना, पर बाहर आने में टाइम नहीं लगेगा आपको। ये है मेन अंडरग्राउंड भूल भुलैया। निकलने में आइए आप दोनों लोग, समय बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए और बताइए सर, है बढ़िया। कहाँ गए और कहाँ निकले ना, नीचे लेके गए थे ना वहाँ से, यही डस्टबिन देखा था ना पानी में। ये टेक्निक है इसकी। अच्छा सर जी, अब गाइड सलामत करते हैं सर। अब खुश होंगे सर, कुछ इनाम मिल जाता है भैया, बिल्कुल मिल जाएगा। वैसे नाम क्या है आपका? मोहम्मद शाहिद नाम है। मोहम्मद शाहिद जी, अल्लाह आप लोग को अच्छा रखे, यही हम लोग का दुआ है। दोस्तों भूल भुलैया घूम चुके हैं, बाहर निकले हैं, आसपास 3-4 छोटी छोटी घूमने की जगह और है, उसके लिए हमने तांगा कर लिया है, और तांगे वाले भैया हमारे साथ हैं, साथ में बताते जाएंगे। और चलिए बाकी जगह आपको घुमाते हैं।